बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 से फुल सीरीज़ का ई लेक्चर पढ़ेंगे डिस्क्राइब वायरलेस प्रिंसिपल्स, जिसमें जो पहला है नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स क्या होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर क्या चीज़ होता है या एसएसआईडी क्या चीज़ होता है, आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है और इनक्रिप्शन। इन सारे को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो डिस्क्राइब वायरलेस प्रिंसिपल में, तो इसमें एक डिवाइस ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीव करेगा, ठीक है। लेकिन जो यूनी डायरेक्शन या वन वे कम्युनिकेशन होते हैं तो ये इस निशान से डिनोट होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर या सेंडर और रिसीवर, तो ये जो वन वे कम्युनिकेशन होते हैं तो ये इससे डिनोट होता है। तो हमें जब भी इस तरह का निशान दिखाई देगा तो इस हम ये समझेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये पुल डुप्लेक्स है, ये हाफ डुप्लेक्स है, ये पुल डुप्लेक्स है। तो इसमें जो टू वे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है तो ये इस निशान से डिनोट होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे फिर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वायरलेस डिवाइसेस, ये इसका जो कॉमन स्टैंडर्ड है, जो पहले वायरलेस बन गया तो इसका IEEE 802.11 या 11, ये इसका स्टैंडर्ड है IEEE का। और इससे आगे इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन और इन्हांसमेंट आ गए, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे, ठीक है। जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस एट द सेम टाइम डेटा सेंड और रिसीव करेगा तो इसमें इंटरफेरेंस अकर होती है, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम आगे देखेंगे कि इस तरह इसमें किस तरह चैनल काम करते हैं और किस तरह हम इस इंटरफेरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कॉमन नेटवर्क को देखेंगे कि किस तरह एक नेटवर्क बनता है, जिसको बेसिक सर्विस सेट कहते हैं, ठीक है। 802.11 बेसिक सर्विस सेट, इसमें एक्सेस पॉइंट होता है एक एपी, और ये किसका निशान है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन का निशान है वायरलेस, ठीक है। और ये डिवाइसेस होते हैं, इस एपी का एक मैक एड्रेस होगा, ठीक है। और इसका एक नाम होगा इस नेटवर्क को, जिसको सर्विस सेट आइडेंटिफायर, इसको सपोज़ हमने माई नेटवर्क नाम दिया है। तो ये सारे डिवाइस इस नेम को सर्च करके इसके साथ कनेक्ट होंगे और फिर ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब इसमें डेटा कैसे फ्लो होगा, तो ये डिवाइस डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ आमतौर पर ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थ्रू इस मीडियम या थ्रू एक्सेस पॉइंट यहाँ से गुजर के इसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये दोनों डिवाइसेस आपस में भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको एडहाक नेटवर्क कहते हैं। इसमें फिर इसकी कम्युनिकेशन की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और न इसकी इस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो टू डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें तीसरा डिवाइस नहीं होगा। अगर हम दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करना चाहिए थ्रू एक्सेस पॉइंट, तो फिर ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। तो ये इसका ट्रैफिक फ्लोज विद इन अ बेसिक सर्विस सेट, ठीक है। तो इसमें किस तरह इसमें ट्रैफिक फ्लो होती है। अब सपोज़ एक इंस्टीट्यूट है या एक बिल्डिंग है और इसमें एक एक्सेस पॉइंट कवरेज नहीं दे सकता, या थ्रू एक एक्सेस पॉइंट इसकी रेंज ज़्यादा है तो मुख्तलिफ यूज़र इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। जब वो कहीं दूर जाते हैं तो वो इस वाईफाई की सिग्नल वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। तो हम टू एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं, एक्सेस पॉइंट 1 और एक्सेस पॉइंट 2, और दोनों को सेम नाम देते हैं, जैसे कि SSID माई नेटवर्क और SSID माई नेटवर्क, ठीक है। इसका मैक एड्रेस वगैरह तो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब एक डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो और ये रोमिंग करता है, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाता है, तो वहाँ पे ये डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सिग्नल वीक है। तो फिर जब ये इस एरिया में एक्सेस पॉइंट के एरिया में पहुँचता है तो ये फिर इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। तो ये स्केलिंग वायरलेस कवरेज विद इन एन 802.11 एक्सटेंडेड सर्विस सेट, फिर इसको हम एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहते हैं, ठीक है। जब हम इसमें रोमिंग अवेलेबल करते हैं या इसमें रोमिंग होती है कि एक डिवाइस
एक ही इस एडी के साथ मुख्तलिफ जगह पे या मुख्तलिफ एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो सकती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, जिस तरह मैंने बताया कि एडहाक नेटवर्क होते हैं, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन करेगा, तो हम इसको एक से हॉटस्पॉट बनाएंगे और दूसरे इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये भी हम इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो हम प्रैक्टिकली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट या एडहाक नेटवर्क कहते हैं इसको, ठीक है। अब सपोज़ ये एक एक्सेस पॉइंट है और एक डिवाइस इस रेंज में इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा डिवाइस यहाँ पे है, तो हम चाहते हैं कि हम ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करें, तो इसको हम यहाँ पे रिपीटर लगाएंगे ताकि ये इस एक्सेस पॉइंट का जो सिग्नल है इसको रिपीट कर सके या रीजनरेट कर सके। तो इस तरह हम इस डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम कौन से डिवाइस को रिपीटर के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए रिपीटर भी आते हैं, एक्सेस पॉइंट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और डिवाइसेस को रिपीटर की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम रिपीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे एक ही एक्सेस पॉइंट को की जो सिग्नल है इसको रीजनरेट कर सकें। तो चले हम अब आते हैं वर्कग्रुप ब्रिज की तरफ। तो हमारे पास सपोज़ एक डिवाइस है जिसमें वायरलेस लैन कार्ड या वाईफाई अडाप्टर ना हो और हम चाहते हैं कि इसको एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए एक डिवाइस होता है, इसको वर्कग्रुप ब्रिज कहते हैं। तो हम ईथरनेट अडाप्टर को इसमें प्लग करेंगे और इसके बाद इसको एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करके हम आपस में इसको कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो हम नॉन वायरलेस डिवाइस को हम एक्सेस पॉइंट के साथ थ्रू वर्कग्रुप ब्रिज कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर दो किस्म के आते हैं, एक UWGB होते हैं, यूनिवर्सल वर्कग्रुप ब्रिज होते हैं, जिसके थ्रू हम एक ही वायर्ड डिवाइस को एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक वर्कग्रुप ब्रिज होता है जो सिस्को प्रोप्राइटरी इम्प्लीमेंटेशन दैट अलाउज मल्टीपल वायर्ड, हम इसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस को थ्रू एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट ब्रिज पे आते हैं। तो जब हमारे पास सपोज आउटडोर ब्रिज, आउटडोर टू बिल्डिंग होते हैं और हम इसको आपस में कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस टू डिवाइसेस लगाएंगे, एक यहाँ पे एंटीना, एक यहाँ पे, और इसको ब्रिज के साथ फिर एक लेन इसके साथ बैक साइड पे और एक लेन इसके साथ बैक साइड पे कनेक्ट करके हम इन दोनों बिल्डिंग या टू लोकेशंस को आपस में थ्रू वायरलेस कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक से ज़्यादा साइट्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाहे तो इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज कहते हैं। ये एक एंटीना है और इसको फिर रिसीवर, ट्रांसमीटर और ये रिसीवर होता है। तो इसको हम मल्टीपल डिवाइसेस आपस में, मल्टीपल बिल्डिंग या मल्टीपल लोकेशन आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रिज होता है। इसके बाद हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। तो सपोज एक बंदा ये है और एक ही है, ये सेंडर है और एक रिसीवर है। अगर ये इस रस्सी को इस तरह पकड़े तो इसमें कुछ डेटा ट्रांसमिट हो सकेगा नहीं। तो जब ये इसको अप डाउन मूव करेगा तो इस तरह इसमें सिग्नल इस तरह जाते जाते यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक ख़ास रेंज होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप लोग इसको सपोज़ 1 किलोमीटर में एक किलोमीटर रस्सी पकड़ा दे और आप इसको कह दे कि इसमें फ्रिक्वेंसी पास कर दो, इसमें कुछ चीज़ें पास करो, तो ये नहीं होगा। लेकिन इसके लिए ख़ास रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ख़ास रेंज में इसको ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरह अगर एक बंदा सेंडर आगे इसको अप डाउन मूव करे तो इस तरह इसमें फिर कंटिन्यूस वेव अप डाउन में इसमें जाती है और यहाँ पे ये पहुँच सकती है, ठीक है। तो यही मिसाल फ्रीक्वेंसी का है कि अप डाउन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होता है और सेंडर से रिसीवर तक पहुँचता है। तो इसमें ये मैग्नेटिक ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स ये इस तरह ये 3D डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक। मैं इसको चले आप लोगों को और तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये सेंडर होता है और ये रिसीवर होता है। सेंडर इसी तरह इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट करते हैं और रिसीवर इसको रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये चले मैं आप लोग को 3D के थ्रू समझाता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस तरह ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये सिग्नल ये बिल्कुल अप डाउन है और फिर ये इसके साथ इस तरह है जेड एक्सिस पे है। तो ये 3D डायरेक्शन में तो इस तरह इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये प्रोपगेशन, इसकी प्रोपगेशन होती है और ये इस तरह ट्रेवल करता है। तो अब हम फ्रिक्वेंसी पे आते हैं। तो जब
इसको भी साइकिल कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ये एक साइकिल है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक साइकिल है। जब जब जितने भी साइकिल एक सेकंड में सेंड होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 4 साइकिल इसकी सेंड होती हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 साइकिल्स पर सेकेंड, और इसको हम फिर 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर 10 साइकिल्स एक सेकंड में गुजरते हैं तो फिर हम इसको 10 हर्ट्ज कहेंगे, क्योंकि 10 साइकिल पर सेकंड यहाँ पे गुजरते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में सपोज एक ही वेव गुजरता है, या एक ही वेव होता है, एक ही साइकिल होता है, तो इसको 1 साइकिल पर सेकंड या 1 हर्ट्ज कहते हैं। अगर इस तरह 3 साइकिल होते तो हम इसको 3 हर्ट्ज कहते हैं। अगर 18 साइकिल्स पर 1 सेकंड होते हैं तो हम इसको फिर 18 हर्ट्ज कहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट, टेराहर्ट्ज रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है, फिर माइक्रोवेव ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा होती है, और जब हम गामा रेज पे पहुँचते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। हम थ्रू टेबल आप लोगों को समझाएंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हम इसको फिगर में आप लोगों को समझाएंगे। अब हम आते हैं नॉन वाईफाई ओवरलैपिंग चैनल पे। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि इसमें ये कितने चैनल होते हैं, 14 चैनल होते हैं। ये 1 चैनल, 2, 3, 4, 5, इस तरह आप लोग आगे जाओ। ठीक है, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, और इस तरह ये 14 आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल नंबर, ये चैनल नंबर 1 है, तो ये चैनल नंबर 2 इसको ओवरलैप कर रहा है, और फिर यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो कि इसमें इंटरफेरेंस अकर होती है। तो अगर हम एक ही चैनल के साथ कनेक्ट हो तो हम एट द सेम टाइम 2, 3, 4, 5 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। तो हम नॉर्मली चैनल 1, इसके बाद चैनल 6, ये नॉन ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, तो फिर हम इसको इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह 11 के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो 2.4 GHz है, 2.4 GHz, ये जो फ्रिक्वेंसी, इसमें नॉर्मली हम ये 3 चैनल इस्तेमाल करते हैं, 1, 6 और 11। इसके अलावा जो बाकी चैनल है तो ये ओवरलैप कर रहा है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चैनल 1 है तो इसका वैल्यू है 2.412, फिर 2, 3, 4 और 5, ये रेड कलर जो है ये ओवरलैप हो रहा है। तो इसके बाद हम 6, 2.437 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो ग्रीन है 11 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल 1, चैनल 6, चैनल 11, ये नॉर्म ये भी होता है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, या सम टाइम ये इसको ओवरलैप कर रहा होता है। तो हम नॉर्मली ये तीनों चैनल 2.4 GHz में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2.4 GHz ही फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें इसका जो स्टैंडर्ड है 802.11, बी भी है, इसमें जी भी है और एन भी है। इसमें मुख्तलिफ वेरिएशन हम आगे देखेंगे। तो इसमें ये तीनों चैनल हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 5GHz जो फ्रिक्वेंसी है, तो 802.11 ए भी है, इसमें इन भी है और ए सी भी है। तो इसमें ये मुख्तलिफ इतने चैनल हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए यूनिट्स आप फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, तो हर्ट्स इसके एब्रीविएशन हर्ट्ज हैं, और साइकिल, एक साइकिल पर सेकंड को हर्ट्स कहते हैं। सपोज़ 10 साइकिल पर सेकंड को क्या कहेंगे, 10 हर्ट्स कहेंगे। इसके बाद किलो हर्ट आता है, तो 1000 हर्ट्स को 1 किलो हर्ट कहते हैं। इस तरह मेगा हर्ट आता है, तो 1000 किलो हर्ट को 1 मेगा हर्ट कहते हैं। जिस तरह पहले बाइट होता है, फिर के बी होता है, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, इस तरह है, इस तरह कंसेप्ट है। लेकिन इस एम बी के बी में 1024 बिट होता है, और इसमें 1000 हर्ट्स होता है। ठीक है, तो मेगा हर्ट, 1 मेगा हर्ट 1000 किलो हर्ट के बराबर होते हैं, और 1 गीगा हर्ट 1000 मेगा हर्ट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 0 हर्ट से शुरू हो गए, ये सबसोनिक वेव्स होते हैं। फिर 10 हर्ट्स, 100 और 1 किलो हर्ट ये साउंड होता है। इसके बाद 10 किलो हर्ट ये लो फ्रिक्वेंसी रेडियो, 100 ये AM रेडियो, शॉर्ट वेव, टेलीविज़न, माइक्रोवेव एंड रडार। ठीक है, लेकिन जो हमारा है ये 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर
ये 10 गीगाहर्ट्ज़ तक तकरीबन। ये माइक्रोवेव एंड रडार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये दोनों वायरलेस 2.4 GHz वायरलेस और 5 GHz गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इसमें आते हैं। तो इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन सारों जो ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं इन सारों को रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इन सारों को हम इस वायरलेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेशली जो माइक्रोवेव एंड रडार है तो इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी रेंज है तो इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और फिर कॉस्मिक रेज, जिस तरह मैंने आप लोग को इससे पहले थ्रू डायग्राम समझाया था कि किस तरह इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है, और जब नीचे आप लोग आओगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो मकसद था 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में जो ये है तकरीबन 5 GHz तक ये पोर्शन, ये माइक्रोवेव एंड रडार 5 GHz वायरलेस, ये दोनों स्टैंडर्ड हैं, नॉर्मली यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल ये भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो पहला स्टैंडर्ड था इसमें अमेंडमेंट जो चेंजेस आए थे 802.11 स्टैंडर्ड 1997 में ये आया था। तो इसमें 2.4 GHz पे ही काम करता है, ठीक है, 5 GHz पे काम नहीं करता, गीगाहर्ट्ज़ पे। मैक्स डेटा रेट ये 2 Mbps पर सेकंड, मेगाबिट्स पर सेकंड ये डेटा ले जा सकता था, या इसके थ्रू सेंड रिसीव हो सकता था। ओरिजिनल स्टैंडर्ड रेटिफाइड इन 1997, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टैंडर्ड आया 802.11b, ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता था, 5 पे नहीं करता था, और इसकी जो स्पीड थी 11 Mbps थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 1999। इसके बाद 802.11g, इसका भी एनहांसमेंट इसमें आ गया, और ये 2.4 GHz पे काम करता है, ठीक है। इसमें ये 5 GHz पे काम नहीं करता, और इसका जो स्पीड है ये 54 MB पर सेकंड है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस इन 2003 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके बाद इसका और चेंजेस 802.11a, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम नहीं करता, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ठीक है, और इसका जो स्पीड है ये 54 MB पर सेकंड है। इंट्रोड्यूस इन 1999 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके बाद इसका जो और वर्जन आ गया 802.11n, दोनों पे काम करते हैं, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी काम करते हैं। इसकी जो स्पीड है ये अप टू 600 Mbps तक जा सकती है, और इसको हाई थ्रूपुट इंट्रोड्यूस इन 2009, ये 2009 में इंट्रोड्यूस हो गया, इसको हाई थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 802.11ac, ये 5 GHz पे काम गीगाहर्ट्ज़ पे काम करते हैं, और इसका जो स्पीड है इसको 6.93 Gbps गीगा बिट पर सेकंड, इसको वेरी हाई थ्रूपुट इंट्रोड्यूस इन 2013। अगर आप लोग वायरलेस के थ्रू इतना डेटा, ये आइडियलिस्टिक है, ये थ्योरेटिकली इतना डेटा आप लोग मतलब 7 GB तक डेटा आप लोग इसके थ्रू आप लोग सेंड और रिसीव कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। इसके बाद 802.11ax, ये दोनों पे काम करते हो, और इसका 4 गुना ज़्यादा इसका स्पीड है। हाई एफिशिएंसी वायरलेस वाईफाई 6 एक थ्योरेटिकली आप लोग इतना डेटा सेंड और रिसीव करवा सकते हो। तो इसका ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड थे, ठीक है। तो इसके बाद हम वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर विद एटोनमस एपी इस तरह होते हैं कि वो स्टैंड एलान अकेला काम करता है, इसको आप लोग अकेले कॉन्फ़िगर मैनेज और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। लेकिन इसके अलावा एक WLC होता है लाइट वेट, तो इसको आगे हम चले देखते हैं। तो सिस्को मेराकी क्लाउड बेस्ड वायरलेस नेटवर्क, क्लाउड बेस्ड का मतलब ये कि सारे डिवाइसेस हम यहाँ पे WLC से कंट्रोल करेंगे, इसके मैनेजमेंट, इसकी पासवर्ड चेंजिंग, इसकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो इस यहाँ से एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिवाइस होगा, जिसको हमने पढ़ा भी है। WLC एक टॉपिक है हमारे, इसमें पहले हमने इसको पढ़ा है, इस पर कंप्लीट वीडियो हमने बनाई है। तो आप लोग इसको समझने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए, इस सीरीज़ में है, CC ने 203 से एक सीरीज़ में, ठीक है। इसके बाद एटोनमस वर्सेस लाइट वेट APs, तो एटोनमस को स्टैंड एलान हम इसको कॉन्फ़िगर और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी सेटिंग करवा सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो लाइट वेट AP एक्सेस पॉइंट होता है तो इसको हम थ्रू WLC मैनेज करते हैं। इसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है केफ वेब, ठीक है। तो रियल टाइम फंक्शन, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट रिसीव मैग मैनेजमेंट इनक्रिप्शन, यहाँ पे हम
WCP क्या कर कर सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, एसोसिएशन एंड रोमिंग मैनेजमेंट, क्लाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारे यहाँ पे हम WCC कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह इसमें टू प्रोटोकॉल इस्तेमाल कैफ वेप और गैप वेप की कंट्रोलिंग के लिए और डेटा के लिए हम इस पे नहीं जाना चाहते क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी WLC में पढ़ा है। इसकी अदर फीचर है, चलिए हम इसको भी स्किप कर दें क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसको भी हम स्किप करते क्योंकि कितने क्लाइंट और कितने किस मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्या फंक्शनलिटी है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं WLC में। तो चलिए हम इसको फिर भी ऑलरेडी पढ़ा है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम इंक्रिप्शन पे आते हैं। to the process of converting information or data into code, especially to prevent unauthorized access। सपोज़ हमारे पास कुछ डेटा हो रहा, हम इसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करें ताकि दूसरे लोग इसको देख ना सके, इसको पढ़ ना सके, या इसमें कोई चेंजेस ना कर सके, तो चेंजेस नहीं, इसको पढ़ ना सके, इसमें जो भी है इसको रीड ना कर सके, तो इसको इनक्रिप्शन कहते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि चले मैं +3 की इनक्रिप्शन सेंडिंग साइड पे लगाता हूँ। इसका मतलब ये हो कि जब भी मैं कोई डेटा सेंड करूँ तो हम इससे 3 डिजिट आगे जो हिंसा इसको लगा लेंगे तो ये मुख्तलिफ पाम को चेंज हो जाएगा और फिर इसको लोग पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन ये पहला जो टेक्निक आया, पहले आया था, ये टेक्निक आया था। और जो रिसीविंग साइड पे होगा तो ये -3 हुआ, इसको हम वापस डिक्रीमेंट करके वापस ओरिजिनल हालत में लाएंगे। चलिए किस तरह होते हैं, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि इनक्रिप्शन किस तरह होती है। बाकी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पुराना हो चुकी है, आजकल जो यूज़ हो रहा है वो RSA और AES इस तरह की ये टेक्निक इस्तेमाल DB हिलमन वगैरह यूज़ हो रहा है। सपोज़ एक नाम है दाऊद DAUD खान, ठीक है, और हम इसको +3 की के साथ इनक्रिप्ट करेंगे। तो D के आगे 3 कौन सा लेटर है, D EFG, तो हमने यहाँ पे G लिखा, ठीक है। इसके बाद A के आगे 3 D है तो हमने D यहाँ पे लिखा। U के आगे 3 तो VWX, ठीक है, तो X लिखा। इसके बाद D के फिर आगे G और फिर K के आगे LMN N, फिर के H के आगे 3 तो H के आगे 3 ये क्यों आ गया K आ गया। इसके बाद A के आगे 3 तो ये D आ गया और N के आगे 3 तो ये क्यों आ गया। तो हमने यहाँ पे सेंड किया और ये बीच में जब हैकर इसे पकड़ेगा तो ये इसको ये मिलेगा कि GDXGNQDQ। वो सोच रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं हो कि ये दाऊद खान है, लेकिन इसने +3 की के साथ इनक्रिप्ट किया है, लेकिन हैकर को ये मिलेगा। ये बहुत सिंपल टेक्निक है लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सेंड होगा तो रिसीवर साइड पे ये पहुंचेगा, ठीक है। फिर इसको -3 के साथ डिक्रीमेंट करेगा और इससे ओरिजिनल हालत में DAUD खान इसको मिलेगा और इसको ये रिसीव होगा। तो ये इनक्रिप्शन, यहाँ पे इनक्रिप्शन अप्लाई हो गया और यहाँ पे डिक्रिप्शन अप्लाई हो गया। तो इस तरह हमको जो बीच में जो भी बंदा है इससे बचने के लिए, आउटसाइडर से बचने के लिए हम इनक्रिप्शन का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इनक्रिप्शन में मुख्तलिफ़ टाइप्स आते हैं, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन वो होता है जिसमें एक ही की होता है, जिस की पर हम इनक्रिप्ट करते हैं तो इसी पर हम उसी से दूसरे सेट पे डिक्रिप्ट भी करते हैं। तो DES 3DS और AES और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का जो स्टैंडर्ड है या टेक्निक है वो DES डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड और एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन जिसमें एक की पर हम इनक्रिप्ट करते हैं और दूसरे साइड पे हम दूसरे की पर डिक्रिप्ट करते हैं। पब्लिक की पर हम इनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की पर वो खुद डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। जिसके एग्जांपल RSA है, रवेश, शमीर, एडेलमन, ये तीनों बंदे उन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया। तो इस एसिमेट्रिक का ये कंसेप्ट है। या नॉर्मली हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर सपोज़ 1 लाख है और इसकी 2 कीज़ हैं, सपोज़ मैं एक बक्स है मेरे पास और मैं इसको एक की से लॉक करूं और इस दूसरे की जो प्राइवेट की है वो पहले से जो जिस बंदे के पास ये बक्स जाएगी तो इसके पास पहले से मौजूद है, तो फिर इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी और जब भी बक्स वहाँ पे पहुँचेगा तो वो इसको खोलेगा इसी प्राइवेट की से।
तो इसका ये कंसेप्ट है। तो चलिए इसकी इंक्रिप्शन की प्रैक्टिकल लैब हम पैकेट ट्रेस में करते हैं कि हम आप लोग को थोड़ा बहुत इंक्रिप्शन के बारे में पैकेट ट्रेस में सिखाते हैं। तो चलिए हमने पैकेट ट्रेस ओपन किया। सबसे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया और वायरलेस डिवाइसेस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने एक्सेस पॉइंट APPT एक्सेस पॉइंट PT को पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे इन डिवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली हमने चले वायरलेस टैबलेट ये इस पर क्लिक किया, ठीक है। फिर टैब प्रेस कंट्रोल प्रेस करके चले 2 और लेता हूँ और एक स्मार्ट डिवाइस भी लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है लेकिन चले अगर टाइपोलॉजी इसके साथ थोड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो चलिए हम एक्सेस पॉइंट हमने लिया और 3 टैबलेट्स और स्मार्टफोन लिया। चलिए इसका नाम चेंज करते हैं, तो हमने इसका नाम AP1 रख दिया, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं सिंपली और तो ये इसका इस तरह का ये एक्सेस पॉइंट होता है। हम इसको जूम इन करते हैं, इसका एंटीना है, इसका पावर ऑन ऑफ बटन, इथरनेट एडाप्टर भी है इसमें और इस तरह ये दूसरा इसका एंटीना है, ठीक है। तो ये इसका लिंक है PT रिपीटर टीम। तो हम इस कॉन्फ़िग मोड में गए तो डिस्प्ले नेम इसका ये होगा पोर्ट 1 पे। तो पोर्ट 1 पे जो अथेंटिकेशन है नीचे क्या है, ये डिसेबल्ड है। इसका मतलब ये कि इसके साथ हर कोई डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी अथेंटिकेशन को हम चेंज करें और हम इसकी अथेंटिकेशन WPA2 P इसके ही मुख्तलिफ अथेंटिकेशन टेक्निक है। तो इसको हम चाहते हैं कि इसके थ्रू डेटा डिवाइस को अथेंटिक करे। तो हम चाहते हैं कि हम दाऊद ख़ान के थ्रू ये दाऊद ख़ान पासवर्ड मांगे और इनक्रिप्शन टेक्निक AES और TKIPE दोनों टेक्निक इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मुख्तलिफ टेक्निक और भी है लेकिन जो सपोर्टेड है तो इसमें ये है। तो हमने AES यहाँ पे इनेबल कर दिया। तो आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये डिवाइसेस के साथ अभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं या डेस्कटॉप पे नहीं कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं। हमने कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, इसके बाद हमने वायरलेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नीचे वायरलेस पे क्लिक किया और हमने वहाँ पे कौन सा टेक्निक WPA2 और यहाँ पे पासवर्ड हमने दाऊद ख़ान एंटर किया, ठीक है। और नीचे इनक्रिप्शन टाइप ये दोनों जगह पे इनक्रिप्शन सेम होना चाहिए। तो AES रख दिया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह ये दूसरा डिवाइस भी। तो चले कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं वायरलेस पे और इसको भी WPA2 पासवर्ड एंटर करते हैं और इसी तरह AES इसका भी टेक्निक इनक्रिप्शन टेक्निक AES होगा और ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह इन दोनों डिवाइस को भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं। या चलिए कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं और वायरलेस पे क्लिक करते हैं WPA2 और इसको हम यहाँ पे पासवर्ड दाऊद ख़ान और हमने ऑटोमेटिकली इसने इनक्रिप्शन AES सेलेक्ट किया, ये भी कनेक्ट हो गया। इस तरह हम चले यहाँ पर भी वायरलेस पे क्लिक करते हैं और इसकी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा कि टेक्निक इनक्रिप्शन टेक्निक। चलिए इसको हम TKIP इस टेक्निक ये इनक्रिप्शन रखते हैं लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहीं पे हमने इनक्रिप्शन हमने AES रख दिया और यही पे TKIP है, तो ये दोनों इनक्रिप्शन मिसमैच हो गया। तो इस तरह ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको AES रखते हैं तो ये फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसको वायरलेस पे क्लिक किया और इसको AES रख दिया तो ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इनक्रिप्शन टेक्निक है दोनों सेम हो गए। तो इस तरह हमने इसकी इनक्रिप्शन और इसकी जो अथेंटिकेशन है ये दोनों हमने देखी। अब हम SSID पे आते हैं। तो इसका जो SSID है ये डिफ़ॉल्ट है। तो हम चले इसको चेंज करते हैं, दाऊद ख़ान हमने इसका रख दिया। तो जो सारे 4 डिवाइस ये मुख्तलिफ चैनल है इसमें। तो चैनल 6 को हम चले ये चैनल 6 बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। तो हमने इसको ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होंगे। तो हम चले इस पर क्लिक करते हैं और हम इनको बताएंगे कि तुमने किस AP के साथ कनेक्ट होना है। तो हम इसको यहाँ पे SSID लिखेंगे कि तुमने दाऊद ख़ान इसके साथ कनेक्ट होना है। तो सारी चीज़ें सेम है लेकिन SSID में इसमें था। तो हमने
जब ये सही किया तो ये कनेक्ट हो गया, इस तरह ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हम डेस्कटॉप सॉरी वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट से चेंज करके हमने यहाँ पे दूध खान DAUD खान ये लिखना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह टैबलेट PC2 को भी, तो इस पे भी हम कर सकते हैं, इन सारों को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे समझाने का मतलब ये था कि हम आप लोग को ये समझाए कि जो अ, हमारे समझाने का मतलब ये था कि हम आप लोग को ये समझाएं कि किस तरह SSD काम करते हैं, किस तरह इंक्रिप्शन, किस तरह ऑथेंटिकेशन और किस तरह चैनल काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली एक छोटा लिया था, तो हमने आप लोग को ये समझा। तो चलिए हमने इसको IP एड्रेस असाइन किया, इसको भी IP एड्रेस असाइन करते हैं। चलिए स्टैटिक, तो हम इसको IP कॉन्फ़िगरेशन 192.10.2 और सबनेट मास्क, और चलिए इससे फिर पिंग करते हैं, तो इसका कम्युनिकेशन इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पिंग 192.168.10.1 और इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही। ठीक है, थ्रू एक्सेस पॉइंट। तो आज हमने ये जाना कि किस तरह आप लोगों ने एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने, थोड़ी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, SSDs में क्या चीज़ हो, किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हो, और इसी तरह आप लोग इसमें इंक्रिप्शन टेक्निक किस तरह इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और किस तरह आप लोग इसमें ऑथेंटिकेशन, कौन सी ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं, और इसमें पासवर्ड क्या रख सकते हैं, और इसको किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।